मैं डॉक्टर वैशाली द्योपरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को संबोधित करना चाहूँगी। बच्चों को बताना चाहूँगी कि आपके सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ईयर में 2 पेपर्स दिए गए हैं। पहला फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और दूसरा पेपर है जिस पर आज हम बात करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, भारतीय राजनीतिक विचारक। हर पेपर के सिलेबस में जो कोर्स है वो 5 यूनिट्स में बांटा गया है। इसी तरह इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के पेपर में 5 यूनिट्स दी गई है और हर यूनिट में 3 इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे यूनिट 1 से, जिसमें पहला टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे मनु। तो बच्चों, कोर्स को प्रारंभ करने से पहले, विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आप फर्स्ट ईयर से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, अच्छी रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, तो ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ेंगे और थर्ड ईयर के बाद या भविष्य में कभी आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और पॉलिटिकल साइंस अपने आप में जो सब्जेक्ट है, आपको पता भी होगा और इसी उद्देश्य से कईयों में से आपने लिया भी होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सब्जेक्ट अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो बच्चों, बात करेंगे हम मनु की कि मनु कौन थे। मनु को हम मानव जाति का जनक मानते हैं या प्रथम विधिवेत्ता मानते हैं। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और संपूर्ण मानव जाति का पिता भी कहा गया है। वास्तव में बच्चों, मनु शब्द मनन शब्द से बना है। मनु को यज्ञ को प्रारंभ करने वाला या विश्व का पहला यज्ञकर्ता भी कहा गया है। पुराणों में मनु को सूर्य का पुत्र या पहला राजा माना गया है। मनु का जो काल है वो महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर एक लंबी श्रृंखला चली, जो मानव समाज के सुसंगठित रूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही होगी। मनु को भारत के महान स्मृतिकार के रूप में जाना जाता है। मनु का भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के युग के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारतीय साहित्य में मनु के शासन को एक मत से आदर्श शासन माना जाता है। आपने बच्चों मनुस्मृति का नाम ज़रूर सुना होगा। मनुस्मृति जिसके रचयिता है, प्रणेता है मनु। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना गया है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र नहीं, बल्कि ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। मनु ने जो विचार दिए हैं वे केवल राजनीतिक विचार नहीं हैं, बल्कि सामाजिक विचार भी हैं। मनुस्मृति में मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिन्हें सभी कालों में, सभी देशों में लागू किया जाता है। वास्तव में ये सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे और सर्वव्यापी है। मनुस्मृति को हम एक वैज्ञानिक ग्रंथ की तरह मानते हैं। अब जब हम बात करेंगे मनुस्मृति के रचना काल की, मतलब कि मनुस्मृति कब लिखी गई, इस पीरियड में या इस पीरियड में, इस संबंध में विद्वानों में
मतभेद है, अलग अलग मत उन्होंने रखे हैं। डॉक्टर वीसी सरकार का मत है, डॉक्टर हंटर का मत है, क्लाडविल एल्फिंस्टन का मत है। लेकिन जो सबसे प्रामाणिक मत हम जिनका मानते हैं वे हैं मजूमदार और पुसालकर, जिन्होंने मनुस्मृति का रचना काल ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना है। यह बात भी सही है कि भारतीय परंपरा के जो विद्वान पुरुष जो रहे हैं वे अपने आप को ग्रंथों का रचयिता न कहकर केवल ज्ञान का संदेशवाहक, ज्ञान को इधर से उधर पहुंचाने वाले, ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज मानते हैं। मनुस्मृति का यह ज्ञान संभवतः मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय, मार्कंडेय से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। मनुस्मृति के अंदर प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए। वर्तमान संस्करणों में मनुस्मृति में 2,694 2694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति में बच्चों 12 अध्याय हैं और 2,694 श्लोक हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। मूल रूप से यह केवल पॉलिटिकल नेचर का ग्रंथ नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था और इससे संबंधित जो भी अन्य विषय हैं उनकी विवेचना करता है, उनके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। इसमें मानव जीवन के विविध पक्षों का वर्णन है, नियमन है, उसके लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। तो जब हम बात करते हैं मनु के विचारों की, तो आज हम बात करेंगे मनु का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग यानी कि 7 अंग। जो प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन है उसमें राज्य के 7 अंग या यूं कहें कि राज्य के 7 कंपोनेंट्स को बताया गया है। मनु ने इनके लिए प्रकृति शब्द का भी प्रयोग किया है कि ये राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। अब ये प्रकृतियां कौन कौन सी है हम बात करेंगे। पहला स्वामी, स्वामी यानी कि राजा। राज्य की संपूर्ण व्यवस्था में राजा की स्थिति को मनु ने सर्वोच्च माना है। उन्होंने बताया कि राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और राजा कैसा होना चाहिए? राजा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, उनके प्रति राजा निष्ठावान हो, नैतिक गुणों से परिपूर्ण हो। राजा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मनु ने जो दूसरी प्रकृति है मंत्री, उसको महत्वपूर्ण माना है। मंत्री के बिना राजा काम नहीं कर सकता। और मंत्री कैसे होने चाहिए? कुशल होने चाहिए, सुयोग्य मंत्री होने चाहिए, जो राजा को बेहतर से बेहतर परामर्श दे सके। राज्य की जो तीसरी प्रकृति है वह है पुर। पुर जिसका अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। अब पुर कैसा होना चाहिए? जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, जिसमें रक्षा करने की, भरण पोषण की उचित व्यवस्था हो। मनु ने पुर की कई श्रेणियां भी बताई है, जैसे धनवन वर्ग दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग आदि। राज्य की जो चौथी प्रकृति है वह है राज्य। अब आप सोचेंगे कि प्रकृति तो हम राज्य की ही बता रहे हैं और फिर हम राज्य को एक कंपोनेंट के रूप में हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ राज्य का क्या मतलब हुआ? राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता। ठीक है, ये तो है बेटा राज्य के 4 अंग। 5वां जो अंग है वह है कोश। कोश यानी खजाना।
खजाना तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब समुचित मात्रा में खजाना होगा, कोष होगा, तभी तो प्रजा के हित के कार्य हो सकेंगे। राजा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कर सकेगा। राज्य का जो छठा अंग है वह है दंड। दंड का आशय है राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना। मनु ने सेना के भी कई अंग बताए हैं, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना। और जो सेना है उसके सभी अंग सुदृढ़ होने चाहिए, जिससे कि वह राज्य की रक्षा कर सके। और जो लास्ट कंपोनेंट है राज्य का वह है मित्र। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब मित्र कैसे होने चाहिए? जो कठिन परिस्थितियों में भी साथ दें, राज्य का साथ दें, राजा का साथ दें, और राज्य अपनी रक्षा, अपने अन्य उद्देश्यों की पूर्ति अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर कर सके। तो ये तो थे बच्चों राज्य के 7 अंग। जो सप्तांग थ्योरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पिछले साल के अगर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे, पिछले कुछ सालों के अगर आप देखेंगे, तो किसी न किसी रूप में राज्य का सप्तांग सिद्धांत पूछा जाता है। मैं पुनः एक बार बच्चों को दोहराना चाहूँगी। राज्य के 7 अंग: पहला स्वामी, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर, चौथा राज्य, पांचवा कोष, छठा दंड और 7वां मित्र। तो ये थे बच्चों राज्य की 7 प्रकृतियाँ, राज्य के 7 अंग। तो आज हम यहीं अपनी बात खत्म करते हैं और इसके आगे के लेक्चर्स में हम मनु के जो अन्य सिद्धांत है, अन्य विचार है, उन पर बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।